चलिए लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे दैट वाज प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में अपना एक लाइफ साइकिल होता है। व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोसेस? पहला फेज क्या होता है इसका? प्रोसेस क्रिएट होना, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, दैट इज हमारा प्रोसेस न्यू स्टेट पे है। एंड व्हाट इज अ न्यू स्टेट एग्जैक्टली? जब आपने प्रोसेस पे डबल क्लिक किया, ओएस को बोला कि भाई आप एक प्रोसेस क्रिएट करो, जब वो आपका प्रोसेस क्रिएट करेगा तो किस में आएगा वो? दैट इज न्यू के अंदर आएगा। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक ये। इसके बाद जब आपका प्रोसेस बन जाएगा, मतलब मैंने एक P1 को प्रोसेस आईडी दे दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? क्या होगा इसके साथ न्यू के बाद? दैट्स रेडी। तो ये रेडी हो जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये चलेगा जी आपका रेडी स्टेट पे। आफ्टर रेडी हम इसे कहाँ भेजेंगे? हाँ, पर रेडी के बाद कहाँ जाएगा? दैट इज फॉर एग्जीक्यूशन, जिसको कहते हैं रनिंग स्टेज। तो ये आपके लिए रन करेगा। अब रन करने के बाद ये कहाँ जा सकता है? मे बी ये जाए दैट इज फॉर द टर्मिनेटिंग स्टेट, कि आपका प्रोसेस क्या हो गया जी? खत्म हो गया। तो ये हो सकता है आपका टर्मिनेटिंग स्टेज, डन है। बट हो सकता है कि अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल टास्क रन कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा? आप किसी भी प्रोसेस को कंटेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। अगर कंटेक्स्ट स्विच जाएगा तो ये भी हो सकता है कि ये कहाँ चले जाएं? दैट इज टू द सस्पेंड स्टेट, जिसे हम कहेंगे वेटिंग स्टेट। तो आपने उसे सस्पेंड कर दिया और फिर वो कहाँ जाएगा? टू द रेडी स्टेट, आफ्टर जब वेटिंग से हट जाएगा। या इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि रनिंग के बाद वो कहाँ गया है? किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे गया है। तो कोई आईओ ऑपरेशन भी हो सकता है आपका। अगर आईओ ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी कहाँ जाएगा? टू द रेडी स्टेट। बताएगा ना कि मैं खत्म हो चुका हूँ, अब और कुछ बचा नहीं है। तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। और इसी के केस में हमने क्या बात की थी? दैट इज अबाउट द वेरियस क्यूज जो आपकी बनेंगी। सबसे पहले क्यू कौन सी बनती है? जॉब क्यू, वो बनेगी न्यू स्टेट के यहाँ पे। उसके बाद रेडी क्यू, वो बनेगी रेडी स्टेट के यहाँ पे। इसके बाद अगर इनपुट आउटपुट हुआ तो आईओ क्यू बन जाएगी, अगर वेटिंग हुआ तो वो वेटिंग क्यू बन जाएगी। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक हो गया। फिर हमने बात की शेड्यूलर के बारे में, कौन कौन से शेड्यूलर कब काम करते हैं। तो जॉब क्यू पे कौन काम करेगा? लॉन्ग टर्म काम करेगा यहाँ पे। जब रेडी क्यू से हमें भेजना है रनिंग स्टेट पे, कौन काम करेगा? शॉर्ट टर्म काम करेगा। तब क्या यूज होंगे? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। और उसके बाद जब वेटिंग स्टेट से एग्जैक्ट रेडी क्यू पे आएगा तो कौन काम करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। आई थिंक इट्स क्लियर। तो शेड्यूलर भी क्लियर हो गए यहाँ तक के। किसी को डाउट है साइकिल पे, शेड्यूलर्स पे और क्यूज पे? हाँ जी, डाउट है? हाँ है ना। अगर नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म के बारे में एक लाइन लिख लो। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर is responsible for mixing. Long term scheduler is responsible for mixing IO and CPU bound jobs. IO and CPU bound jobs. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक नहीं? मतलब आपका जो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म शेड्यूल होगा वो क्या करेगा? मिक्सिंग करेगा आईओ और सीपीयू बॉन्ड जॉब की। क्यों करेगा मिक्सिंग? क्यों करेगा? इसका मतलब हम सिंपल एक रीजन दे सकते हैं कि मिक्सिंग इसीलिए करता है ताकि आपकी हर रिसोर्स को वो ऑप्टिमली यूज कर सके। क्लियर हो गया? तो क्या करेगा वो? उसके लिए मिक्सिंग करेगा। आई थिंक समझ आया कि नहीं आया? राइट। तो अगर मिक्सिंग करवानी है आपको तो मिक्सिंग करने के लिए क्या यूज करते हो? दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म क्या करेगा जी? शॉर्ट टर्म क्या करेगा? रेडी क्यू से रनिंग स्टेट पे आएगा तो शॉर्ट टर्म क्या यूज करेगा? वेरियस एल्गोरिथम्स, राइट। वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो आप पढ़ते हो, जो रेडी क्यू से कहाँ आएगा? रनिंग स्टेट पे, ठीक है।
अब यहाँ पे जब वो न्यू स्टेट बनाता है तो न्यू स्टेट में मैंने आपको बताया था कि वो एक टेबल बनाएगा एक तरह से अपने लिए कि कौन कौन सा प्रोसेस आया, है ना। अब थोड़ा समझना है इसको। सबसे पहले इसके पास क्या आया कि कौन कौन सा प्रोसेस आया, उसको एक PID जनरेट करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोसेस ID। उसके बाद इस प्रोसेस का जो भी नाम होगा ऑब्वियसली वो आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये नोट करेगा दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, इनमें से कौन से फेज पे आपका प्रोसेस अभी है। हो सकता है कि वो किस पे हो, वेटिंग स्टेट पे हो सकता है वो आपके रनिंग स्टेट पे हो, तो यहीं से देखकर ही पता लगाएगा। और हर प्रोसेस का, जैसे एक तो उसने यहाँ पे बना लिया, और हर प्रोसेस का अलग से वो क्या बनाएगा, एक ब्लॉक बनाएगा जहाँ उसी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होगी, और इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे कहा जाता है PCB। ठीक हो गया। हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा जहां क्या होगा कि उसका आईडी क्या है, क्लियर, फिर उसने कितनी एग्जैक्टली जगह ली, प्लस वो कहाँ पे एलोकेटेड है, अभी उसकी करंटली स्टेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हर प्रोसेस का अपना अपना क्या बनेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा। These are not registers, these are data structures जिसमें आपका प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब इसको अगर स्टोर करना है तो कहाँ करेगा, या तो रैम पे करेगा या किसी मेमोरी में करेगा। हो सकता है वर्चुअल मेमोरी में उसने स्टोर किया हो सकता है रैम पे उसने इंफॉर्मेशन स्टोर की हो। अब आपको पता है रजिस्टर्स और कैश मेमोरी बहुत कम होती है बेटा, अगर उस पर ये चीज़ें स्टोर कर देगा फिर काम नहीं करवा पाएगा, है ना। तो ट्राई करता है वो कहाँ स्टोर करें, रैम पे, ताकि वहीं से उसको एक्सेस कर सके। पर हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा। डन है यहाँ तक, कोई डाउट है, समझ आ गया। तो हम एक बात करते हैं ना कि अब आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये कैसे पता लगेगा, प्रोग्राम काउंटर को कैसे पता लगेगा, ध्यान से समझ लो। प्रोग्राम काउंटर को कैसे पता लगेगा कि मुझे अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, कैसे बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जीक्यूट तो उसको सीपीयू कर रहा बेटा, प्रोसेस, प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस को पॉइंट आउट नहीं करता, प्रोग्राम काउंटर एक इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। नहीं बेटा, आप क्वेश्चन ही समझ रहे हो। प्रोग्राम काउंटर एक प्रोसेस के एड्रेस को होल्ड करता है, अलग अलग प्रोसेस से थोड़ा मतलब है उसको। आप एक मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, अब वो मेन से शुरू होगा कैसे पता, कहीं तो बताऊंगा मैं उसको कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन की पहली इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी पे ही जाना है, उसे कैसे पता। आप तो कह देते हो, बड़ी कन्वीनियंटली कह भी रहे हो, प्रोग्राम काउंटर। भाई प्रोग्राम काउंटर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो तो एक रजिस्टर है सीपीयू का, वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा पूरा जानता है। समझ आ रही है मेरी बात। तो उसे कौन देगा एग्जैक्टली, तो आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, ध्यान से समझना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे एक स्टेट रखते हैं कि मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होनी चाहिए, या अभी मैं कौन सी इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों रखता हूँ कि मैं कौन से पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन क्यों होती है पीसीबी के पास, क्योंकि जब कंटेक्स्ट स्विच होगा तो उसको पता हो कि जब स्विचिंग हो चुकी है तो मुझे दोबारा शुरू कहाँ से करना है। तो पीसीबी के पास एक इंफॉर्मेशन है कि जी 100 इंस्ट्रक्शन से आपको काम करना है, पता लग गया। अब 100 से पता लग गया और वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे होगी कंटेक्स्ट स्विच। अब कंटेक्स्ट स्विच वो है इस टाइम 200 एड्रेस पे, तो यहाँ क्या अपडेट हो जाएगा, 200 एड्रेस। क्लियर हो गया, ताकि हम क्या कर सके, उसे कंटेक्स्ट स्विच कर सकें। तो पीसीबी के पास ये इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट होती है कि अब दोबारा शुरू होगा तो कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि समझो कंटेक्स्ट स्विच हो गया, मैं सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या पता कि जी इस प्रोसेस को कहाँ से शुरू करना था, तो कहाँ ढूंढेगा, इस प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढेगा। अब तो कहाँ से हो रहा है 200, ये 200 देगा सीपीयू को। अब सीपीयू 200 से ही शुरू करेगा दोबारा काम, ना कि वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। तो पीसीबी के पास ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि दोबारा अगर मुझे काम कहाँ से शुरू करना है या फर्स्ट टाइम कहाँ से शुरू करना है,
तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा? ये इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। क्लैरिटी होगी यहाँ तक ये? अब क्या कभी ऐसा होता है कि आपका एक प्रोसेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस अपडेट हो रही हूँ, एक प्रोसेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस अपडेट हो रही हूँ, कुछ कभी ऐसा होता है? बिल्कुल। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में x नाम का वेरिएबल लिया, इनिशियल वैल्यू उसकी 10 थी, कुछ काम करते करते x की वैल्यू अब 100 हो गई, हाँ है ना? और तुमने CPU से इसे कर दिया कंटेक्स्ट स्विच, तो क्या ये चेंजेस हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो ये सारी चेंजेस कहाँ जाएंगी? ये सारी चेंजेस आपके जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहाँ है जी? प्रोसेस है आपके रैम पे। तो यहाँ x में वैल्यू चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? समझ आ गया? वैल्यू चेंज होगी, yes or no? ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लैरिटी होगी कि नहीं होगी? अब जब मैं कंटेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ तो मेरे वेरिएबल्स में अभी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? क्योंकि वो साथ साथ ही अपडेट होते रहेंगे, साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि सर ये P1 को ना मुझे स्वैप करना पड़ गया, मेरी रैम भर गई और मुझे इसको स्वैप करना पड़ गया। तो मैं इसे स्वैप कहाँ कर रहा हूँ? वर्चुअल मेमोरी में। पढ़ा था इसके बारे में? कहाँ स्वैप करूँगा? वर्चुअल मेमोरी में। अब मेरा क्वेश्चन आ गया कि अब x की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है? वो भी साथ में जाएगी, वो भी साथ में जाएगी। x का एड्रेस क्या हो सकता है इस टाइम? अज्यूम कर लें कुछ 500। x का एड्रेस क्या है? 500। अब वर्चुअल मेमोरी में ये पूरा प्रोसेस चले गया, सारा काम खत्म हो गया रैम पे। मैंने P1 को दोबारा उठाकर लेकर आया, कहाँ? रैम पे। तो सेम जगह पे लाऊंगा? पक्का? गारंटी है कि सेम जगह पे नहीं लाओगे? तो क्या करोगे? उसका एड्रेस चेंज होगा x का? क्या x का एड्रेस चेंज होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? आंसर इज नो। x का एड्रेस चेंज नहीं होगा। जितनी मर्जी बार रीएलोकेट करवा लो, x का एड्रेस चेंज नहीं होगा। आई बात समझ की नहीं आई? आंसर इज नहीं आई। तुम बात कर रहे हो फिजिकल एड्रेस की, मैं बात कर रहा हूं लॉजिकल एड्रेस की। ये मतलब होता है लॉजिकल एड्रेस का, ये फायदा होता है लॉजिकल एड्रेस का कि लॉजिकली अगर इसका एड्रेस 500 था तो चाहे फिजिकली एड्रेस इसका यहां पे आ जाए, लॉजिकली अभी भी एड्रेस कितना है इसका? 500 ही है। व्हाट इज लॉजिकल एड्रेसिंग? यही कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। लॉजिकल एड्रेसिंग होती है कि हर प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है? 0। हर प्रोसेस का जब एलोकेट होगा तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? 0। मैं उसके फिजिकल एड्रेस की बात कर ही नहीं रहा। किसकी बात कर रहा हूं? लॉजिकल एड्रेस की। फिजिकली उसे कुछ भी मिले, और लॉजिकल क्या था, फिजिकल क्या था? अगर आप लॉजिकल से फिजिकल पे जाना चाहते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या फॉलो करता है? एड्रेस ट्रांसलेशन। ये उसकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। एज अ यूजर मुझे अभी भी एड्रेस 500 दिख रहा था, जब स्वैपिंग हो रही है मुझे पता ही नहीं स्वैपिंग हुई। जब मैं बाद में कभी यूज करूंगा तो भी एड्रेस क्या होगा? 500 ही होगा, 500 ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉजिकल एड्रेस यूज कर रहा है। फिजिकल जो मर्जी करता रहे, उसे मुझे मतलब नहीं है। आज तक कितने साल हो गए यूज करते हुए अपना फोन, अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप? कितने लोग यूज करते हुए? 5 साल हो गए होंगे। 5 साल तो एटलीस्ट। पता लगा पेजिंग यूज हो रही है पीछे? पता लगा तुम्हारे रैम पे कहाँ है मैं एग्जैक्टली प्रोसेस की एलोकेशन? सर हमें क्या लेने देना है, चल रहा है तो बस काफ़ी है हमारे लिए। पर पीछे उसकी हेडेक है ना एड्रेस ट्रांसलेशन, मेरी हेडेक नहीं है एज ए यूज़र। ठीक हो गया? उसको तो ये है कि जब भी आप कहो कि मुझे इसको यूज़ करना है तो अवेलेबल होना चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम ले लें स्वैपिंग में, पर वो अवेलेबल होना चाहिए। तो काम हो रहा है आपके लिए। कई बार ऐसा किया कि आप एक पीडीएफ पे काम कर रहे हो, पीडीएफ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपने स्क्रॉल किया और काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो और कुछ 500 पेजेस हैं, टाइम लग रहा है? क्यों लगता है? क्यों लगता है टाइम? पेज कहाँ से लोड हो रहा है?
सेकेंडरी से कहाँ जा रहा है, प्राइमरी पे। अगर सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहा है तो रीड करने में टाइम लेगा ना, सारी की सारी फाइल रैम पे तो नहीं आ जाएगी। तुम तो 10 GB की फाइल खोल के बैठ जाओगे रैम पे, रैम तुम्हारी 2 GB की है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लैपटॉप पे मूवी तो देखी होगी ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन भी आपने मूवी देखी है तो मानो हाई क्वालिटी मूवी 4 GB की है, रैम तुम्हारी 2 GB की है, तो जब एग्जैक्टली तुम्हारी मूवी चल रही है तो स्मूथली चल रही है ना, कोई इशू नहीं आ रहा। कोई एग्जैक्टली कोई सीन्स आगे तुम्हें कहते हैं तुम्हें आगे करना है, क्योंकि गाना आगे आगे करना है, जब आगे करते हो टाइम लेता है, क्या कर रहा है वो, रीड कर रहा है। कहाँ से, दैट्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, बिकॉज दैट्स अ फाइल। यहाँ पे भी आपका कुछ भी करता रहे, एड्रेस ट्रांसलेशन कोई मतलब नहीं है मुझे, सिर्फ मेरा पीसीबी है जिससे मुझे मतलब है। एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम राइट नाउ मैं पीसीबी मेंटेन करूंगा, एज ऑपरेटिंग सिस्टम मैं स्वैपिंग भी करूंगा, एज ऑपरेटिंग सिस्टम मैं एड्रेस ट्रांसलेशन भी करूंगा, ताकि मेरे हर वेरिएबल की हर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक तरह जाए। और जो सीपीयू है मेरा, वो मेरे लिए क्या मांगता है, हमेशा मुझसे एक एड्रेस मांगता। और क्या एड्रेस मांगता है मुझसे, ये लॉजिकल या फिजिकल, हमेशा लॉजिकल। ये फिजिकल मुझसे नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता, इसको क्यों ऐसा ट्यून कर रखा है कि लॉजिकल एड्रेस मांगे फिजिकल ना मांगे, क्योंकि फिजिकल की रीएलोकेशन बार बार हो सकती है, बार बार फिजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है, पर एक लॉजिकल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ, लॉजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा पर फिजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इसलिए आपका सीपीयू हमेशा क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करेगा। क्लैरिटी होगी, यस और नो? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यहाँ पे पीसीबी समझ गया ना कि क्या है, क्या मेंटेन कर रहा है ये, दैट इज ये मेंटेन कर रहा है हर प्रोसेस का अपना एक मल्टीपल पैरामीटर्स। पैरामीटर लाइक उसका आईडी, पैरामीटर लाइक उसे कितनी जगह ली है, पैरामीटर लाइक कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, सेकेंड इज कौन से स्टेट में है अभी, वो सारी इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है। अगर पीसीबी को मैं कहूँ तो क्या है, पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए स्टोर करेगा, पर फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच प्रोसेस। आई थिंक इट्स क्लियर, समझ आ गया? कहाँ मेमोरी मिलेगी पीसीबी को, मे बी इन रैम, मे बी वर्चुअल मेमोरी, मे बी किसी मेमोरी में जहाँ मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है? और मान लो अगर प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो गया तो पीसीबी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब प्रोसेस ही नहीं है तो उसका पीसीबी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर, समझ आ गया क्या होता है कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है? अब नेक्स्ट आ गया मेरे लिए, दैट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। हेडिंग बना लो जी, दैट इज नोन एज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। लिखो इसके बारे में, CPU scheduling algorithms, CPU scheduling algorithms are used by short-term scheduler. CPU scheduling algorithms are used by short-term schedulers for scheduling various processes, scheduling various processes which can be executed by the CPU, which can be executed by the CPU. Next point, we have two categories of scheduling algorithm. We have two categories of scheduling algorithm. First, non-preemptive, and second, that is preemptive. फर्स्ट लिखें जी, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। इन नॉन प्रीएम्प्टिव we cannot context switch a process in between.
we cannot context switch a process in between, full stop. We have to wait till the process is finished. We have to wait till the process is finished. क्लियर? इसका मतलब जब तक आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है हम बीच में उसको नहीं रोक सकते, उसे कहते हैं प्रीएम्प्ट करना, मतलब हम बीच में उसको नहीं रोक सकते, ठीक है? दैट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव पार्ट. नेक्स्ट लिखो जी प्रीएम्प्टिव. In these algorithms, we can context switch a process. In these algorithms, we can context switch a process in between of its execution. In between of its execution. ठीक हो गया? मतलब प्रोसेस चल रहा है उसको मैं बीच में रोक सकता हूं, दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स. डन हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक, सम टर्म यूज्ड इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. हेडिंग बनाओ, सम टर्म्स यूज्ड इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अब चाहे आप किसी भी तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ो, आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि उनका मतलब क्या. सबसे पहले लिखो दैट इज नोन एज सीपीयू बर्स्ट टाइम. फर्स्ट इज नोन एज सीपीयू बर्स्ट टाइम. लिखें इसके बारे में. दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. तो सीपीयू कितनी देर चाहिए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, दैट इज नोन एज सीपीयू बर्स्ट टाइम. ठीक हो गया जी? अगला दैट इज नोन एज अराइवल टाइम. दैट इज नोन एज अराइवल टाइम. लिखें इसके बारे में. द टाइम रिक्वायर्ड, सॉरी, द टाइम द प्रोसेस अराइव्स, the time the process arrives in the ready queue, for its execution. ठीक हो गया? इसका मतलब जिस टाइम वो आया उसे क्या कहेंगे हम? अराइवल टाइम. नेक्स्ट, वेटिंग टाइम. द टाइम अ प्रोसेस वेट्स इन रेडी क्यू, द टाइम द प्रोसेस वेट्स इन द रेडी क्यू before the completion of the process. Before the completion of the process. तो वेटिंग टाइम क्या हुआ कि एक बार आपका प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया, वेट कर रहा है, उसको सीपीयू मिल गया, कुछ देर सीपीयू के साथ रहा, फिर कंटेक्स्ट स्विच हो गया, फिर कहाँ आएगा? रेडी क्यू में, फिर रेडी क्यू में वेट कर रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं करता, एंड इट इज इन रेडी क्यू, दैट इज नोन एज व्हाट? वेटिंग टाइम. जितनी देर वो सीपीयू के साथ है मैं उसे वेटिंग टाइम थोड़ा कहूँगा कि वो वेट तो कर नहीं रहा, वो क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है. उसको सीपीयू बर्स्ट टाइम में काउंट करेंगे. क्लियर हो गया यहाँ तक ये? राइट. सो एक और लाइन लिख लो, अ प्रोसेस वेटिंग टाइम, a process waiting time
can be of multiple intervals. A process waiting time can be of multiple intervals if we use in a preemptive algorithm. If we use in a preemptive algorithm. तो अगर मैं प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम में बात करूं तो क्या आप बार बार किसी प्रोसेस को रोक सकते हो? अगर रोक सकते हो तो बार बार वो रेडी क्यू में जाएगा, रेडी क्यू में वेट करेगा, जब उसकी नेक्स्ट टाइम बारी आएगी तो वो क्या हो गया मेरे लिए? वेटिंग टाइम. अब अगर एक प्रोसेस 5 बार वेट कर रहा है तो 5 टाइम मैं उसको ऐड कर दूंगा टोटल वेटिंग टाइम निकालने के लिए. समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया यहाँ तक ये? तो ये मेरा हुआ वेटिंग टाइम. नेक्स्ट आ गया, दैट इज नोन एज नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम. Next is response time. Now what is the response time? तो लिखो जी, first time a process is waiting first time the process is waiting to be executed by the CPU. To be executed by the CPU. ठीक हो गया? मतलब जैसे ही मैंने प्रोसेस बनाया मेरे रेडी क्यू के अंदर P1 आ गया. अब P1 वेट कर रहा किसके पास जाने के लिए? CPU के पास. या क्या कहते हैं, CPU इसको अलॉट नहीं किया मैंने. अब जब मैंने फर्स्ट टाइम CPU इसको अलॉट कर दिया तो जो फर्स्ट टाइम मैंने अलॉट किया था इसके अराइवल से लेकर फर्स्ट टाइम जब अलॉट किया इस ड्यूरेशन को मैं क्या कहूंगा? रिस्पॉन्स टाइम. आया वो 0 सेकेंड पे, दिया मैंने सीपीयू को 4 सेकेंड पे, तो कितनी देर वेट किया? 4 सेकेंड उसने वेट किया. तो 4 सेकेंड उसने वेट किया तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया? 4 सेकेंड्स. अब उसके बाद जब मैंने इसको दे दिया उसके बाद मैंने फिर कंटेक्स्ट स्विच कर दिया, फिर P1 रेडी क्यू में चले गया. फिर कुछ देर बाद, मानो 10 सेकेंड बाद, फिर मैंने P1 किसको दे दिया? CPU को. अब कोई रिस्पॉन्स टाइम वाली बात नहीं है ये. तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? सिर्फ पहली बारी जब उसको मैंने डील किया था, दैट इज नोन एज व्हाट? रिस्पॉन्स टाइम. उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम नहीं, उसके बाद क्या होता है? वेटिंग टाइम. ठीक हो गया? हाँ या ना? एक लाइन लिखो जी. इन नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स response time is equals to waiting time. Response time is equals to waiting time. क्लियर है? हाँ ये ना? एक रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में कोई फर्क नहीं है. किसमें? नॉन प्रीएम्प्टिव में, क्योंकि दोबारा तो कोई वेट करने आएगा नहीं. क्लियर हो गया? बट इन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स this is not true. In preemptive algorithms this is not true. तो प्रीएम्प्टिव के अंदर ये बात सही नहीं है, बट अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करूं तो मैं कहता हूं रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम. कोई डाउट है? क्लियर है रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जी. दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम. अगला आ गया, दैट इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम. सो क्या होता है जी आपका टर्न अराउंड टाइम? द टोटल टाइम, लिखो जी, द टोटल टाइम that is waiting time plus CPU burst time. That is waiting time plus CPU burst time is known as what? Turnaround time. जितनी देर उसने वेट किया, जितनी देर उसको CPU मिला, उन सारों को मैं किस में ऐड कर दूंगा? दैट इज टर्न अराउंड टाइम में. ठीक हो गया? आया ना? ठीक है. सो जब से अराइव किया, वो अराइव से लेकर जितना टाइम वो पूरा का पूरा रेडी क्यू में रहा,
या वो रैम पे उसको एलोकेशन मिली है, दैट इज नोन एज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम। कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गया? ये सारी टर्म क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम, तो क्या आंसर करेंगे? सभी प्रोसेस का जो वेट होगा उसका मैं क्या निकालूंगा? एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सारे प्रोसेस का जो टोटल टाइम लगेगा दैट इज नोन एज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आई थिंक क्लियर? तो ये दो टर्म्स भी आपके सामने आती हैं, बट दैट्स एन एवरेज। एवरेज तभी निकालेंगे सारों का हम प्रोसेस टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट लिखिए जी, नेक्स्ट इज कॉल्ड गैंट चार्ट। इट इज नोन एज गैंट चार्ट। ठीक है जी, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, it is a graphical representation tool to represent the sequence of processes, to represent the sequence of processes by the CPU, by the CPU। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये टर्म क्लियर होगी? सारी टर्म क्लियर होगी, हाँ या ना? नेक्स्ट लिखो जी पॉइंट, ऑल द प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ऑल द प्रोसेसेस are scheduled by the short term scheduler in multi-programming environment, in multi-programming environment। अब ये जो लिखवाया है इसका मतलब क्या? कि मुझे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत ही तभी है जब मल्टी प्रोग्रामिंग हो। अगर एक सिंगल टास्किंग ओएस की बात कर रहा हूँ तो क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करूँगा? नहीं करूँगा। तब कोई प्रीएम्प्टिव की बात नहीं है, कोई नॉन प्रीएम्प्टिव की बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये सारा काम ही मुझे कब चाहिए? जब मैं मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में काम करूँगा। क्लियर है यहाँ तक? अब लिखिए जी, दैट इज़ फर्स्ट एल्गोरिथम आपका, तो लिखिए हेडिंग लिखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, और उसमें फर्स्ट लिखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। पहला एल्गोरिथम है आपका दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो हेडिंग इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और शेड्यूलिंग के अंदर पहला एल्गोरिथम कर रहे हैं नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग राइट नाउ आपके लिए एक ही बात है। ठीक है, कि आप मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो या मल्टीपल टास्क को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। हाँ जी, समझ आ गया यहाँ तक? हाँ है ना? अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिखिए जी, इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम in which the process is executed in the sequence of first in first out, in the sequence of first in first out। जो पहले आएगा एग्जैक्टली वो पहले प्रोसेस होगा और पहले उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक हो गया? एक एग्जांपल लिखिए जी। सो राइट नाउ वी हैव अ प्रोसेस, हेडिंग बना लीजिए कॉलम्स की। पहला है प्रोसेस, सेकंड आपके पास आ गया दैट इज नोन एज योर सीपीयू बर्स्ट टाइम। प्रोसेस में लिखिए दैट इज P1 P2 P3। प्रोसेस का यहाँ लिख लीजिए दैट इज 5, then we have 3 and then we have 8। ये सारा मिली सेकेंड्स में लिखा है मैंने, तो आई एम राइटिंग द MS over here। ठीक हो गया? सो वी आर हैविंग दैट इज P1 5 3 and 8। और राइट नाउ अगर मैंने अराइवल टाइम नहीं दिया तो सारों का अराइवल टाइम सेम ही है, दैट इज 0 पे आ रहा। ठीक हो गया? और अगर अराइवल टाइम वेरी करता तो उस हिसाब से हम एग्जीक्यूशन करते। तो
तो मानिए कि अगर पहला प्रोसेस जो है या P1 जो प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम है जी 4 और P2 का अराइवल टाइम है 0 और P3 का अराइवल टाइम है दैट इज 2, तो सीक्वेंस क्या होता? P2, P3 एंड P1। ठीक हो गया? राइट नाउ अगर मेरे सामने अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है जी, पहले क्या आया होगा? P1 आया होगा, फिर क्या आया? P2, फिर क्या आया है? P3। तो जब मैं इसको गैंट चार्ट में रिप्रेजेंट करता हूं तो गैंट चार्ट की बेसिक क्या बताया कि एक ग्राफिकल टूल है, और ये ग्राफिकल टूल है जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस बताते हैं। तो पहला सीक्वेंस क्या हुआ मेरे लिए? दैट इज P1। अब P1 कब आया? दैट इज 0 सेकेंड पे। अगर 0 पे आया तो कितने देर चला? 5 सेकेंड। कब तक चला? 5 सेकेंड, दैट इज 5। 1 सेकेंड चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला और 5 पे खत्म हो गया। आई थिंक इट्स क्लियर। इसके बाद अगला दैट्स P2, कितनी देर? 3 सेकेंड, तो ये आ गया जी 8 पे। ठीक हो गया? द लास्ट इज P3 और P3 कितने सेकेंड चला? 8 + 8। तो इसका मतलब जो लास्ट मुझे वैल्यू मिलती है वो मुझे ये बताता है कि CPU कितनी देर बिजी रहा। CPU 16 मिलीसेकंड मेरा क्या रहा? बिजी रहा। ठीक हो गया? और तुम्हारा जो ये गैंट चार्ट की लास्ट वैल्यू है दैट शुड मैच विद टोटल ऑफ द बर्स्ट टाइम। अगर मैच नहीं कर रहा मतलब या तो तुमने यहाँ टोटल गलत किया या वो तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। तो व्हाट इज 5 + 3 + 8? ये मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया इसका मतलब आपने कोई गलती किया है, तो या वहां पे। समझ आ गया? हाँ या ना? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस क्लियर? कोई डाउट है? वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं इसका? चलो जी, P1 ने कितना वेट किया? सो वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 0। P2 का? P3 का? तो वेटिंग टाइम कहाँ से निकालेंगे? P1 का स्टार्टिंग क्या है जी? 0 इज माई वेटिंग टाइम। P2 का? 5। P3 का? यहीं से पता लग जाएगा। तो गैंट चार्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? आपका वेटिंग टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आ गया यहाँ तक? सो वी आर हैविंग द प्रोसेस P1, P2 एंड P3। वी हैव द वेटिंग टाइम 0, 5 एंड 8। अराइवल की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली नहीं होता। अराइवल गिवन होगा तो उसका क्या एडवांटेज आपको मैंने बता दिया, आप कैसे कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? डन है? एवरेज वेटिंग टाइम बता दो कितना? 13/3। 13/3 यस और नो? पॉइंट्स में कर लेना उसको। एवरेज टर्नअराउंड टाइम 16/3 यस और नो? एवरेज ये निकालता है ना, टोटल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, 16/3। और ये एवरेज कितना निकला इसका? दैट इज 13/3। ठीक हो गया? हाँ या ना? कोई डाउट? डन? मैं पूरे का निकाल रहा हूँ, मैं टर्न अराउंड टाइम निकालूंगा ना। अब तो CPU बस टाइम की एवरेज निकालूंगा तो 16 आएगा। अगर मैं टोटल टाइम निकालूं, देखो ये 16/13 जो मैंने 3 बोला दैट इज CPU बस टाइम की एवरेज है। अगर मैं टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालूंगा तो पहले मुझे हर एक का निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालेंगे? हाउ वी कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम? फॉर्मूला बता रखा है, बोलो जी। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली दैट इज टोटल, मतलब अगर हम बात करें CPU बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। आ गया समझ? समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं एवरेज आपसे बर्स्ट टाइम की बात करता हूँ 16/3, अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम कहता हूँ 13/3, अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम कहता हूँ तो मुझे टर्न अराउंड टाइम सारों का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब सारों का अराइवल 0 ही है यहाँ पे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बर्स्ट टाइम कितना है जी पहले का? 5 प्लस वेटिंग इज 5। ठीक हो गया? अगला बोलो। 3 + 5 इज 8 + 8 इज। अब निकाल लो एवरेज टर्न अराउंड टाइम। पहले टोटल निकाल लो, फिर क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। तो 5 + 8 24, 24 + 8 29, 29/3। ठीक हो गया जी? तो दैट्स 29/3। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए।
समझ आ गया बेटा? हाँ है ना? तो अगर आप कोई टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं तो फॉर्मूला नोट कर लो, बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम माइनस द अराइवल टाइम, ठीक है? और राइट नाउ अराइवल टाइम इज व्हाट? 0। तो सारे प्रोसेस क्या हो गए मेरे लिए? 0 हो गए। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? डन है? करें नेक्स्ट? अगला लिखो जी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अगला है दैट इज नोन एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके बारे में लिखिए, दिस इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, दिस इज a non-preemptive algorithm in which we execute the process, depending upon the burst time of the process. Full stop. The process which is having the shortest burst time, the process which is having the shortest burst time will be executed first, जिस भी प्रोसेस का शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम होगा हम उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक हो गया? अब यहां मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, रेदर एक कॉलम नया ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, उसे कहेंगे अराइवल टाइम। सो दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। ठीक हो गया? डन? यहां तक 0, 2 एंड 4। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा? कौन सा होगा? P2 तो आया ही नहीं, P2 तो आया ही नहीं। अराइवल टाइम क्या है उसका? 2। क्लियर हो गया? P2 तो आपका सेकेंड मिली सेकेंड पे आएगा ना, अभी तो आया ही नहीं है। तो अभी 0 के हिसाब से अगर मैं गैंट चार्ट बनाता भी हूं, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा रहेगा? दैट्स P1। 0 कब तक चलाएं? 2 पे P2 आ चुका है, 2 पे P2 आ चुका है, तो क्या करेंगे? कब तक चलाएंगे? कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इसलिए 1 कर दे इसको। अब बोलो तो कितना चलेगा? नहीं चलेगा भाई, तुम पढ़ते नहीं हो। क्या लिखवाया? इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव। तो आधे बच्चे तो सही बोल रहे हैं, वो अटके पड़े हैं 5 पे ही, बिल्कुल ठीक अटके पड़े हैं। इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव, आप रोक ही नहीं सकते बीच में। चाहे छोटा प्रोसेस आ गया पहले सेकंड पे या दूसरे सेकंड पे, मैं रोक ही नहीं सकता। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब मेरा अराइवल टाइम मुझे बस ये बताता है कि मैं किसको कब शुरू करूंगा, बट एक बारी मैंने किसी को सीपीयू दे दिया तो पूरा कंप्लीट करने के बाद ही वापस लूंगा। ठीक हो गया? दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब मैं थोड़ा चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ। अराइवल टाइम ये आया जी 5 पे और ये भी आया अराइवल टाइम 5 पे, दोनों 5 पे आया। ठीक हो गया? चलो जी अब सीक्वेंस बताओ। P1 कब तक चलेगा? 5 तक। फिर कौन चलेगा? P2 क्यों चलेगा? ओके P3 नहीं चलेगा, दोनों अराइव हो चुके, बट शॉर्टेज देखना फिर हमने, तो क्या चलेगा फिर? P2 कितना, और फिर P3 कितना? दैट्स वो भी 8 हो गया, 16। तो आप गैंट चार्ट देखोगे पिछले वाले का या इसका, तो 16 ही दिखा ना, जाएगा ही वही, क्योंकि बर्स्ट टाइम मैंने चेंज ही नहीं किया, बर्स्ट टाइम आपका सेम ही है। डाउट है? समझ आ गया यहाँ तक? अब अगर इसका वेटिंग टाइम निकालना हो तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इस कॉलम को चेंज करते हैं। तो अराइवल टाइम क्या लिखा था हमने? दैट इज ये आया 0, ये आया 5 पे, ये भी आया 5 पे। तो अगर मैं यहां से आपको वेटिंग टाइम पूछूं तो वेटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे? पहले प्रोसेस ने कितना वेट किया? 0, क्योंकि जैसे ही आया उसको मिल गया, राइट? दूसरे ने कितना किया? 0। तो वेटिंग टाइम कैसे निकाल रहे हो? अराइवल टाइम को भी कंसिडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि आपके पास P2 जो है, P2 गैंट चार्ट में देखो कब शुरू हुआ,
कब शुरू हुआ? 5 पे। आया भी कब था? इसका मतलब वेटिंग टाइम में जो गैंट चार्ट की वैल्यू होगी उसे माइनस कर दो, क्या? दैट इज अराइवल टाइम, और वो ये रहा 5। तो कितना आया आंसर? 0। अब बताओ P3 कितना वेट किया? आई थिंक इट्स क्लियर। अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ जी? एक ही हुआ ना? व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम पहले प्रोसेस का? 5। दूसरे का बर्स्ट टाइम कितना है? 3 प्लस वेटिंग कितना है? 0 माइनस क्या हो गया मेरे लिए? अराइवल। पर अगर आप वेटिंग टाइम में अराइवल ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, यहाँ पे निकाल चुके हो ना, फिर यहाँ पे अराइवल लेने की जरूरत, क्योंकि वो कैलकुलेशन पहले कर चुके हो। ठीक हो गया? हाँ है ना? तो वेटिंग टाइम में अराइवल कैलकुलेशन कर चुके हो, तो यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में क्या था हमारे पास? कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया था हमने। डन है? तो कितना हो गया? बर्स्ट टाइम इज 5 माइनस वेटिंग इज 0। अगला कितना आया? बर्स्ट टाइम इज 3, कितना वेट किया उसने? 0। टोटल कितना हो गया? अब क्या आया? 8 प्लस 3 कितना हुआ? टोटल कर लो, फिर टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा, और फिर क्या निकाल सकते हो? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक हो गया है ना? तो कितना है ये? 19/3। समझ आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? सो अराइवल टाइम को जरूर कंसिडर करना है। अगर आप वेटिंग टाइम में कैलकुलेट कर चुके हो ऑब्वियसली, तो वहां माइनस अराइवल करने की जरूरत नहीं है। किसका? टर्न अराउंड टाइम? लास्ट वाले का टर्न अराउंड? बेटा बर्स्ट टाइम माइनस थोड़ी ना करूंगा, बर्स्ट टाइम तो उतने सीपीयू रहा कि नहीं रहा, प्लस करेंगे ना वेटिंग टाइम, तो माइनस थोड़ा करेंगे। समझ आ गया हाँ या ना? किसी को डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा दैट इज अबाउट द नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। अभी भी हम एक तीसरा और पढ़ेंगे विच इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तीसरा और पढ़ेंगे विच इज नॉन प्रीएम्प्टिव, फिर जाएंगे प्रीएम्प्टिव की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट बता दो अगर है तो आपको। अब टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग, एवरेज निकालना आ गया सब कुछ? पक्का? देखो रिस्पॉन्स टाइम की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं रिस्पॉन्स टाइम इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि कौन सा कब आया और वो कितनी देर वेट किया, और ये सारे एल्गोरिथम्स क्या हैं? प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है? नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में एक लाइन लिखवा रखी है। अगर आप देखोगे कि कोई 0 सेकेंड पे आया और आपने तभी उसको डील किया और तभी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम? 0। अब आपने P2 को पहले ही 5 पे रिस्पॉन्स दिया ना, पहला 5 पे रिस्पॉन्स दिया, और यही इसका अगर मैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट करता हूं तो आई 5 पे था, तो वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0। रिस्पॉन्स टाइम भी क्या है? 0। 5 पे ही आया था, 5 पे मैंने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब जो P3 है, P3 कब आया था? 5 पे आया, पर मैंने कितनी देर वेट करवाया उसको? पहली बार रिस्पॉन्स कब दिया? वो यहाँ गैंट चार्ट पता लग जाएगा कब दिया। तो व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम? 3। ये वैल्यू माइनस द अराइवल टाइम, कब दिया उसको? 3, और 3 उसका वेटिंग टाइम है। तो मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में मैंने क्या बताया? वेटिंग टाइम ही मेरा क्या है? रिस्पॉन्स टाइम। दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है जी? रिस्पॉन्स टाइम आपको तब क्लैरिटी और अच्छे से होती है जब आप क्या पढ़ते हो? प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, कि रिस्पॉन्स टाइम होता क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेटिंग टाइम। क्लैरिटी होगी? ये सुनो, करें नेक्स्ट। राइट, लिखो जी थर्ड एल्गोरिथम। अब ये थर्ड एल्गोरिथम है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। थर्ड आपके पास है दैट इज नोन एज प्रायोरिटी एल्गोरिथम। तो प्रायोरिटी एल्गोरिथम के अंदर आपके पास एक और कॉलम ऐड होता है दैट इज अ प्रायोरिटी। किसी प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है? तो हम मान के चलते हैं कि 1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है एंड सो ऑन, प्रायोरिटी आपकी लो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मैं किसी को प्रायोरिटी 5 तक दे सकता हूं, तो मैंने
हाई टू लो 5 प्रायोरिटी ये बना के रख दी, ठीक है। अब मेरे पास एक प्रोसेस आया, लिख लीजिए, दैट इज प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी, प्रायोरिटी इज दैट इज 1, 2, 3 एंड 1, ठीक हो गया। अराइवल टाइम इज 0, 2, 1 एंड 3, दैट इज अराइवल टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम इज 10, 5, 6, 8। प्रायोरिटी क्या बताया, इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है जी। तो लिखो प्रायोरिटी के बारे में, इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसके दोनों वर्जन्स हैं, प्रीएम्प्टिव भी हो नॉन प्रीएम्प्टिव भी हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, नॉन प्रीएम्प्टिव। चलो जी बताओ, अब शुरुआत कहाँ से करें गैंट चार्ट की? P1 से क्यों करेंगे? क्योंकि अराइवल टाइम 0 है, तो मैंने इसको 0 से शुरू किया। कब तक? 10 तक, ओके जी। इसके बाद P4, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी और वो अराइव कर चुका है ना, 10 तक तो सारे अराइव कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, P4। P4 कितना चलेगा, दैट्स 8, तो ये हो गया 18। अगला दैट्स P2, बोलो जी कितना, 23। अगला P3 कितना, 29, तो टोटल इसका भी 29 होगा, ठीक है। तो सारे इसका वेटिंग टाइम निकालो और टर्न अराउंड टाइम निकालो और रिस्पॉन्स टाइम भी निकालो। निकला है P1 का वेटिंग कितना, 0। P2 का 16 कैसे निकाला, कैसे निकाला, 18 ये रहा, शुरू हुआ, आया कब था, 2 पे, तो कितना वेट किया। नेक्स्ट इज P3, 22। P4 आई थिंक क्लियर। रिस्पॉन्स टाइम सेम ही रहेगा, ठीक है जी। टर्न अराउंड टाइम पहले का 10, 21, 28, 17 का हो गया, 8 + 7 15 हुआ, ठीक है जी। अराइवल तो पहले काम कर चुकी हो ना अराइवल पे, तो सीधा यहीं से निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? एवरेज निकाल लोगे, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, सो प्रायोरिटी क्लियर हो गया कि प्रायोरिटी में आप ये देख रहे हैं कि किसकी प्रायोरिटी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक प्रोसेस दे दिया गया तो आप उसको बीच में प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव पार्ट। करें नेक्स्ट। अब बनाओ जी हेडिंग, दैट इज नेक्स्ट फोर्थ एल्गोरिथम की, एंड फोर्थ इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। फोर्थ एल्गोरिथम है दैट इज नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम।
इट इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. लिखिए जी, इट इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. ठीक है यहां तक, राइट? सो जो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किया था वो निकाल लो क्वेश्चन. जो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किया था वो क्वेश्चन निकाल लो. अराइवल टाइम किया था उसमें, अराइवल टाइम लिखा था. अब ये क्वेश्चन नोट करते हैं और इस क्वेश्चन पे काम करेंगे अबाउट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. ठीक है, अब यहां पे अगर कोई प्रोसेस बीच में आ गया जिसका टाइम जितना रह गया वो शॉर्टेस्ट था, तो हम एग्जैक्टली उसे एग्जीक्यूट पहले कर सकते हैं, है ना. लेट्स टेक द एग्जांपल ओवर हियर. अगर यहां पे आ गया सामने तो हम कर लेंगे. तो ये रहा हमारे पास वो क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, बट यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन वेरी करेगी. सो अराइवल टाइम लिखा हुआ है, सीपीयू बर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, गैंट चार्ट पहले बना लेते हैं, फिर बात करेंगे शॉर्टेस्ट इस टाइम की. चलो जी, तो मैं पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और जो मेरा पहला प्रोसेस मैं एग्जीक्यूट करूँगा बेस्ड ऑन अराइवल टाइम करूँगा. अगर अराइवल पे जितने प्रोसेस होंगे मैं देखूंगा कि कितना टाइम बच गया, उसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर दूंगा. उनमें जो शॉर्टेस्ट होगा मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा. आया कौन है अभी? P1. अगर P1 आया है तो P1 की शुरुआत हो गई है हमारी 0 से. अब कब तक चलेगा P1? 5 सेकेंड तक, बिकॉज 5 सेकेंड तक कोई नहीं आया, राइट? तो मेरे पास चलेगा 5 तक, और उसके बाद कौन चलेगा? दैट्स P2. और उसके बाद कौन चलेगा? P3. इसका मतलब कि यहाँ और इसमें और पिछले वाले में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा अराइवल टाइम क्या हो रहा है, उसके बाद ही एग्जिस्ट कर रहा है. थोड़ा अराइवल टाइम चेंज कर लेते हैं. ये मेरे पास आया दैट इज 1, और रेदर ये आया 3, और ये आया 2. ठीक हो गया? सो नाउ वी हैव 0, वी हैव 3 एंड वी हैव 2. तो अब एग्जैक्टली जब मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, देखो मैं सारे केसेस बना रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको ध्यान से समझना. सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट किया मैंने? P1. P1 कितनी देर के लिए चलेगा? P1 चलेगा एग्जैक्टली आपका वहां तक जब अगला कोई अराइव करेगा. क्लियर हो गया? तो अभी तक मैंने कहां तक चलाया? 2 तक. 3 तक नहीं चलाऊंगा, 2 तक चलाऊंगा. क्लियर? अब 2 तक चलाने पे P1 का बर्स्ट टाइम 5 था, कितना रह गया? 3 रह गया, है ना? और एग्जैक्टली अगर मैं 2 देखूं तो 2 पे जो मेरे पास आया वो कितना है? तो 3 छोटा कि 8 छोटा? 3. इसका मतलब इसे मैं और अगले सेकंड तक चलाऊंगा. तो मैंने 3 तक चलाया. 3 तक क्यों चलाया? बिकॉज अगला 3 पे आया. जैसे ही एक और सेकंड चलाया, अभी कितना रह गया? 2 रह गया. और 3 सेकंड पे मेरे पास एक और आया, कितना टाइम है? 3. और वो कितना है? तो अभी भी किसको चलाऊंगा मैं? इसको ही चलाऊंगा. मतलब P1 मेरा पूरा कंप्लीट करेगा. समझ आ गया? हाँ है ना, राइट? अब एक और केस लो. अब इसका अराइवल टाइम हम 1 कर देते हैं. अब बताइए जी, P1 कब तक चलेगा? 1 सेकेंड तक. 1 सेकेंड के बाद मैं रिकैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास ये वैल्यू कितनी बची? 4 बची. और ये कितना हुआ? दोनों में से कौन का कम है? 3 वाला. तो इसको मैं चलाऊंगा 1 सेकेंड तक, और फिर P2 चलाऊंगा. अब P2 मैंने कितना चलाया? अगले 1 सेकेंड तक. अगले 1 सेकेंड पे चेक करना पड़ेगा ना कि जो नया प्रोसेस आया है उसका रिमेनिंग टाइम इससे कम तो नहीं है. अब इसको 1 सेकेंड चलाया तो ये कितना हो गया? अब 2 और 8 कौन सा शॉर्ट है जी? इसका मतलब P2 पूरा चलेगा, 3 सेकेंड तक पूरा चलेगा. तो कितना हो गया? 4. अब आ गया समझ? इसके बाद अब P1 चलाऊं कि P3 चलाऊं? क्योंकि P1 की कितनी रिमेनिंग टाइम है? 4 है. तो P1 चलेगा. अब P1 कितना हो गया जी? दैट इज 8. और फिर P3 चला, दैट इज 16. आई थिंक क्लियर? तो मैं रिमेनिंग टाइम पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ना कि उसके बर्स्ट टाइम पे. कितना टाइम बच गया फॉर एग्जीक्यूशन.
डन है। अब वेटिंग टाइम निकालो इसके बाद, ये निकालने के बाद वेटिंग टाइम निकालिए पहले कितना आया। हर प्रोसेस की बात करते हैं अभी, ठीक है। समझ आ गया प्रीएम्प्टिव वर्जन। सो व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P1? व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P1? 0. व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P2? 1. तो 1 पे डील किया पर आया भी कब था? तो वेट ही नहीं किया, जैसे ही आया उसे डील कर लिया, डन। व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P3? तो 8 है एग्जैक्टली, 6 पे आया, 2 सेकेंड लगे मुझे उसे रिस्पॉन्स करने में, डन है यहाँ तक। अब चलो जी, दैट इज वेटिंग टाइम। व्हाट इज वेटिंग टाइम ऑफ P1? व्हाट इज वेटिंग टाइम ऑफ P1? दैट इज 3। कहाँ से कैलकुलेट किया? तो इसका मतलब मैं लूंगा जी यहाँ पे कितना आया? 4। 4 से पहले कभी एग्जीक्यूट किया था? किया था, कितने सेकेंड? तो 4 माइनस दैट सेकेंड कितना हो गया? 1। 4 माइनस 1 इज व्हाट? 3। और अराइवल टाइम भी कोई माइनस कर दो अगर है तो, अराइवल टाइम तो 0 ही है, तो फर्क नहीं पड़ा। कितना है वेटिंग टाइम? 3 सेकेंड वेट किया है इसने, डन हो गया। P2, P3 ने कितना वेट किया? कितना किया? 6 ऐसे किया, 8 था और आया कब था? 2 पे आया था, तो कितना वेट किया? दैट इज 6। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 2 कैसे निकाला तुमने? रिस्पॉन्स टाइम कितना था? कब आया था ये 2 पे आया था और 8 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो आपने पहली बार कब रिस्पॉन्स किया इसको? 6 पे किया, 2 पे तो नहीं किया। आया समझ? ये सुनो, वेटिंग टाइम कितना हो गया आपका? एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया? दैट्स 9 डिवाइड बाय 3। टर्न ऑन टाइम बोलो। 8, 3, 14। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जी। समझ आ गया? हाँ या ना? क्लियर है? सो दिस इज योर SJF, फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। अगला लिखो जी। अगला इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। अगला है आपके पास, दैट इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। एंड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ठीक है। और ये एक MCQ क्वेश्चन है ये, कि राउंड रॉबिन किसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है? दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, ठीक है। लिखो जी इसमें, इन दिस एल्गोरिथम वी हैव अ टर्म नोन एज टाइम स्लाइस। In this algorithm we have a term that is known as time slice or quantum time that is the time a CPU is allocated to a process, time a CPU is allocated
टू अ प्रोसेस, फुल स्टॉप। तो यहां पे आपके सामने क्या होगा कि देखो इट्स अ प्रीएम्प्टिव वर्जन, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी प्रोसेस को बीच में रोक सकता हूं। बट अगर मैं सीपीयू का बर्स्ट टाइम यहां पे लिख दूं कि मेरे पास P1 है, दैट इज प्रोसेस आया, दैट इज P1, फिर आया P2 और फिर आया P3, और इनका बर्स्ट टाइम है जी दैट इज 8, 4 एंड 3, और मान के चलते हैं कि सारों का अराइवल टाइम अभी 0 ही है। तो मेरे पास सबसे पहला प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करेगा वो करेगा P1, पर मैंने आपको एक टर्म लिखवाया दैट इज कॉल्ड टाइम स्लाइस या क्वांटम टाइम जिसे कहते हैं। इसका मतलब कि यहां मैंने सीपीयू को फिक्स किया कि जो मेरा सीपीयू है वो हर प्रोसेस के साथ मानिए 2 मिली सेकेंड ही एग्जीक्यूट करेगा, उसको 2 मिली सेकेंड के बाद मैं कंटेक्स्ट स्विच कर दूंगा। ठीक हो गया, जिसे आप टाइम शेयरिंग कहते हैं ना, वो कंसेप्ट है आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के थ्रू आप अचीव कर पाते हैं। तो 2 सेकेंड इसके लिए, 2 सेकेंड इसके लिए, 2 सेकेंड इसके लिए। अब 2 सेकेंड फिक्स्ड हैं या 2 सेकेंड मैक्सिमम है? तो आंसर इज 2 सेकेंड मैक्सिमम है, कि किसी प्रोसेस के साथ मैं 2 सेकेंड मैक्सिमम ही उसको एलोकेट करूंगा, उससे अगर कम करना हो तो मैं कम भी कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम रह गया एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक हो गया यहां तक ये। अब सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आया? दैट्स P1। अराइवल टाइम के हिसाब से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से P1 मेरा सबसे पहले आया। सारे ही आए बट मैं P1 को पहले ले रहा हूं। तो P1 अगर चलेगा तो इसका जो चार्ट बनेगा, P1 चला सिर्फ 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद कंटेक्स्ट स्विच हुआ, दोबारा कहाँ गया? रेडी क्यू में। फिर कौन चला? P2। P2 कितना चला? ये भी 2 सेकेंड के लिए। तो ये कितना बच गया जी? 6। ये कितना हो गया? अब चला मेरा P3, कितने के लिए? दैट्स 2। तो ये कितना बच गया? दैट इज 1। अगला दैट इज P1, अगला P2, तो ये हो गया जी 4, ये हो गया 0। अगला P3 कितना चलेगा जी? दैट इज 1 सेकेंड, मतलब 11। आई थिंक क्लियर, समझ आ गया? इसलिए मैंने कहा था क्वांटम टाइम फिक्स नहीं है। क्वांटम टाइम ये नहीं कि उतना ही देना है, क्वांटम टाइम फिक्स होने के साथ वो मैक्सिमम की बात कर रहा है। अगर कोई बचा ही 1 सेकेंड के लिए तो 2 सेकेंड के लिए तो नहीं रहेगा ना उस साथ, कितना रहेगा? जस्ट 1 सेकेंड। तो ये आपके पास हो गया 0। अब अगला कितना होगा? दैट्स P1। अब P1 कितने के लिए रहेगा? कितने सेकंड के लिए? कितने के लिए? दैट इज 15 तक। अब ये एक समझना ध्यान से, मैं कर रहा हूं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। मैं किसी प्रोसेस के साथ मैक्सिमम 2 सेकेंड तक ही रहूंगा अगर मेरे पास बाकी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए बचे हैं। मैं कंटेक्स्ट स्विच तभी करूंगा जब मेरे पास कोई और प्रोसेस पड़े होंगे। ऐसा तो नहीं करूंगा अकेला यही है तो 2 सेकेंड कंटेक्स्ट स्विच, 2 सेकेंड कंटेक्स्ट स्विच, 2 सेकेंड। मैंने आपको पहले बताया कंटेक्स्ट स्विच करना इज अ ओवरहेड, और उसमें सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि सीपीयू उतना टाइम वेट करेगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उतनी देर आपका सीपीयू फ्री नहीं रहेगा। बचा ही मेरे पास P1 था, तो P1 को मैं अगले 4 सेकंड के लिए पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर दूंगा। कंटेक्स्ट स्विच तब करूंगा जब मेरे सामने क्या आएगा? क्या आएगा? जब आपके पास कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए बचा हुआ है। अगर बचा ही नहीं है तो कंटेक्स्ट स्विच नहीं करूंगा। ठीक हो गया? हाँ या ना? राइट। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो एक एंट्रेंस टेस्ट में आता है, प्लस नेट में और गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कि एक प्रोसेस है जो 10 सेकेंड तक चलता है, उसका बर्स्ट टाइम है जी 10 सेकेंड। आप यूज कर रहे हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक हो गया? आप यूज कर रहे हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, और क्वांटम टाइम है इसका दैट इज 2 मिली सेकेंड। आप कितनी बार कंटेक्स्ट स्विच करेंगे? आप कितनी बार कंटेक्स्ट स्विच करेंगे? मैंने बोल दिया जो क्वेश्चन है, सिंगल प्रोसेस बोल दिया। कहाँ बोला दूसरा प्रोसेस है? जो लिखा है मैं वही बात कर रहा हूँ ना बेटा। P1 है 10 मिली सेकेंड के लिए है या 10 सेकेंड के लिए है,
और मैंने यहाँ पे 2 मिली सेकेंड या 2 सेकेंड जो भी एक यूनिट है उसका रखा, तो कितनी बार कंटेक्स्ट स्विच करेगा? दैट इज 0। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच तब करेगा जब अगला प्रोसेस आएगा, वरना करेगा ही नहीं, वरना उतनी देर उसके साथ ही रहेगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जाने ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है। अब अगर मैं इसमें आपका निकालना चाहूँ व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम, तो क्या कहेंगे जी? रिस्पॉन्स टाइम ऑफ योर P1, P2, what is waiting time of your P1? सात। कैसे निकाला जी? देखो 0 पे आया ना, 0 पे आया, गैन चार्ट से निकाल सकता हूँ। P1 यहाँ नहीं चला, कितना हो गया? 2 प्लस 4, ये चला, अगला 6, अगला 7 के बाद तो कंप्लीट हो गया ना, और तो क्यों वेट नहीं किया? तो वेट टाइम कितना हो गया? दैट इज P1 का 7, P2 का 6, P3 कितना वेट किया? 4 एंड प्लस 4 दैट्स 8। P1 का 7 कैसे आया? आपके हिसाब से कैसे निकालोगे बेटा? वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे? जब आया आके एग्जीक्यूट कर दिया, 2 2 4 2 6 1 7। अब सारों का अराइवल है तो मैंने माइनस तो किया नहीं, अराइवल सेम ही है सारों का। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ आ गया? टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम जी कितना है इसका? 15। अगला अगला एवरेज निकाल लेना। आई थिंक समझ आ गया। कोई डाउट किसी का? अगर अराइवल टाइम चेंज करते हैं तो ऑब्वियस हिसाब से प्रोसेस भी चेंज होगा। पर राउंड रॉबिन के बारे में बता दिया, कंटेक्स्ट स्विचिंग कब होगी? जब आपके पास अगला प्रोसेस होगा, ये याद रखना। ठीक है जी, करें अगला। तो हमारे पास ये वाला एल्गोरिथम हो गया। लास्ट एल्गोरिथम जो हम करेंगे इसका, एंड दैट इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन, दैट इज नोन एज प्रायोरिटी एल्गोरिथम। तो निकाल लो जी अगला, दैट इज नोन एज प्रायोरिटी एल्गोरिथम। और प्रायोरिटी एल्गोरिथम जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो होगा एक प्रीएम्प्टिव वर्जन। लिख लीजिए, लिखो जी हेडिंग प्रायोरिटी एल्गोरिथम, इसमें लिखो इट इज अ प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, इट इज अ प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। तो जो हमने नॉन प्रीएम्प्टिव में एग्जांपल लिया था वही निकाल लो। ये रहा जी, अराइवल टाइम लिखा हुआ है हमने, बर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक हो गया? बताओ किसे पहले एग्जीक्यूट करें? पहले कौन आया? P1। P1 को एग्जीक्यूट करेंगे कब तक? P1 को कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? पूरा? क्यों? हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में कोई और नहीं आया इससे? हाईएस्ट प्रायोरिटी इसके ऊपर कोई नहीं आया, इससे सेम है ना। अगर सेम आएगा तो जिसको तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब फिर चलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जिसको कर रहे हैं पहले उसी को चलाएंगे और बाद में दूसरे को चलाएंगे। तो पहले कौन चला? P1 10 तक, इसके बाद सारे आ चुके है ना, सारे आ चुके। अब कौन चलेगा? दैट इज P4। वो भी कितना? बर्स्ट टाइम इज 8, तो 8 तक चलेगा, दैट्स 18। फिर कौन चलेगा जी? फिर प्रायोरिटी किसकी आती है? दैट इज 2 की। 2 मतलब P2 का बर्स्ट टाइम, दैट्स 23। और लास्ट में कौन आया? दैट इज P3, जिसका आपके पास बर्स्ट टाइम कितना है?
दैट इज 6, so it's 29. ठीक हो गया? तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, P1 की और P4 की सेम है, पर अराइवल किसका पहले था, P1 का, इसलिए P1 को एग्जीक्यूट किया। अराइवल इसका एग्जैक्टली हमारे पास आया 3, तब तक सारे एग्जीक्यूट कर चुके थे, तो सीक्वेंस आपका यही रहेगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जी। वेटिंग टाइम ऑफ P1, तो वेटिंग निकालो सारों का, वेटिंग निकालो, टर्न अराउंड टाइम निकालो, रिस्पॉन्स टाइम निकालो। यहाँ पे वेटिंग और रिस्पॉन्स तो सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि कोई प्रोसेस एक से ज़्यादा बार वेट किया ही नहीं किसी ने। नोट कर लिया ये। अब एक और क्वेश्चन जी आपका, इसी में मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ, दैट इज टू 4। अब मुझे बताओ व्हाट इज एग्जैक्टली वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। बनाओ गैंट चार्ट बनाओ और बताओ एग्जैक्टली हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अराइवल टाइम तो आपका सेम रखा है मैंने, सिर्फ एक की प्रायोरिटी चेंज की है, दैट इज P1 की। ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, P1 करेगा, बिकॉज अराइवल टाइम उसका 0 है। सो हमने कितने सेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट करना जी, तो पहले आपके पास P1 आया, अराइवल टाइम है 0। हमेशा जब भी आप ये बनाते हो गलती करोगे, जैसे वो बच्चा एक कर रहा है, आपने गलती नहीं करनी, क्या देखना, अराइवल टाइम, प्रायोरिटी देखनी नहीं है। पहले क्या देख रहे हो, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के हिसाब से 0 कौन है, एक ही है ना, मतलब इसी को एग्जीक्यूट करना है, चाहे प्रायोरिटी कुछ भी हो। डन हो गया। अगला कोई और अराइवल टाइम आ रहा है मेरा, कौन है, 1। अब 1 के बाद मैंने प्रायोरिटी देखनी है, अब 1 के बाद प्रायोरिटी देखनी है। अगर 1 अराइवल के बाद मेरी जो प्रायोरिटी है वो एग्जिस्टिंग से कम है, मतलब हायर आए बेसिकली, तो क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको प्रीएम्प्ट कर देंगे। क्या करेंगे इसमें, 1 सेकंड के लिए चलाएंगे बस, क्योंकि अगले एक में ये आ गया। क्या करेंगे अब, P3 चलाएंगे, दैट इज P3 चला दिया। आई थिंक क्लियर है अराइवल के हिसाब से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगला कोई आया अराइवल, 1 के बाद कौन आया, 2 पे कौन आया, P2 की प्रायोरिटी जो है वो P3 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ये भी 1 सेकंड चला, मतलब 2, और यहाँ कितना हो गया, दैट इज P2। अब समझ आ रही बात की नहीं आ रही। तो मैंने क्या देखा, अराइवल टाइम, फिर क्या देखा, प्रायोरिटी। अराइव ही नहीं हुआ तो प्रायोरिटी देखनी नहीं है। अब नेक्स्ट बोलो, 2 के बाद कौन आया, 3 की प्रायोरिटी कितनी है, दैट इज 1 वाला। इसका मतलब ये भी कितना चलेगा, 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के लिए आया, तो कितना चला जी, दैट इज 3। अब कौन चला, P4। अब P4 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सारे प्रोसेस अराइव कर चुके हैं और कोई बचा नहीं है, तो P4 पूरा चलेगा। कितना, दैट्स बर्स्ट टाइम इज 8, मतलब 11 तक। अब आगे समझ। अगर आप अब P1 को देखो तो P1 कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, 1। सारे ही एक एक एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसका मतलब ये रह गया कितना, 9, ये कितना रह गया,
4, ये रह गया 5, वो 8 ऑलरेडी हो चुका है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कौन चलेगा? P2 क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो P2 को चला लो, कितना चलेगा? दैट्स 4, चला लो जी। सो P2 इज 15 तक। अब कौन चलेगा? P3 की प्रायोरिटी कितनी है? दैट्स 3, बोलो कितना? 5। तो P3 कितना हुआ जी? दैट इज 20। डन है। और आखिरी कौन बचा? दैट्स P1, कितना चला? तो 29 टोटल निकल रहा है ना, तो ठीक आ रहा है। गैंट चार्ट ठीक बना रहे हैं अभी हम। सो वी हैव दिस P1 और P1 का आया दैट्स 29। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। शेड्यूलिंग क्लियर हो गया? टर्म्स क्लियर हो गई यहाँ तक? अब निकालो वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट निकालो, निकाल लो, बस आंसर निकालो इसका।